आज हम लोग जूनागढ़ के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वास्तव में हम लोगों ने जूनागढ़ का टॉपिक क्यों चुना है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 4 अगस्त 2020 को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल मैप रिलीज किया जिसमें जूनागढ़ को उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ या अपना हिस्सा दिखाने का प्रयास किया है, जिसका विरोध भारतीय सरकार ने किया और उसे पूरी तरह से एब्सर्ड और इलीगल और बेसलेस करार दिया है। तो वास्तव में हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस जूनागढ़ की क्या हिस्ट्री है और इसका एनेक्सेशन इंडिया में किस प्रकार हुआ। प्रारंभ में जब सन 1947 में भारत की आजादी की स्थिति बन रही थी, तो उस समय भारत में ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे और कुछ प्रिंसली स्टेट भी हुआ करते थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस बेसिकली वो क्षेत्र होते थे जिसमें कि ब्रिटेन ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट शासन होता था और प्रिंसली स्टेट में राजा महाराजा या नवाबों का शासन होता था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल होते थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस का टोटल नंबर 17 था उस समय तक और ऑलमोस्ट जो प्रिंसली स्टेट थे वो 565 थे। आप यहाँ पे देखें, जो आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं और येलो कलर में जो दिख रहा है वो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं। कुछ अगर महत्वपूर्ण प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रावणकोर है, वो पॉपुलर रहा है। मैसूर हिस्ट्री में पॉपुलर रहा है। हैदराबाद, जिस निजाम शासन जहाँ करते थे, वो हैदराबाद भी एक स्टेट था। ग्वालियर स्टेट था। भोपाल स्टेट था। यहाँ पे जूनागढ़ भी एक स्टेट था बेसिकली, लेकिन बहुत छोटा। और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और भी बहुत सारे, राजस्थान में भी बहुत सारे स्टेट्स थे। ये 565 ऑलमोस्ट लिखा गया है क्योंकि करीब करीब कुछ रेफरेंसेस में ये वैल्यू थोड़ी डिफर करती है। और इन सारे मेजर प्रिंसली स्टेट्स के उसमें कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो पूरी तरह इंडिया के साथ आराम से आ गए और कुछ सरदार पटेल के अथक प्रयासों के पश्चात भी भारत में उनको जोड़ा गया है। हम लोग यहाँ पर देखें तो भारत के पार्टीशन के दौरान भारत को प्रारंभ में जो प्रोविंसेस थे उसमें 11 प्रोविंसेस इंडिया को मिले और 3 प्रोविंस पाकिस्तान को मिला। वो जो तीन प्रोविंस बचे हुए थे उसमें आसाम, बंगाल और पंजाब थे। आसाम भारत के पक्ष में गया, बंगाल और पंजाब का विभाजन हुआ, जिसे ईस्ट और वेस्ट बंगाल के टर्म में जानते हैं। ठीक उसी तरह एक पंजाब का भी एक भाग भारत के पास है और दूसरा पाकिस्तान के हिस्से में गया। वास्तव में प्रिंसली स्टेट्स के पास उस समय कुछ ऑप्शंस थे जिसे वो फॉलो कर सकते थे, जिसमें कि या तो वो इंडिया या पाकिस्तान किसी को भी चुन सकते थे या फिर वो स्वतंत्र रह सकते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 पारित हुआ, जिसमें माउंटबेटन ने कुछ स्पेशल स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कहा जियोग्राफिक कंपल्शंस और इट इज रिकमेंडेड फॉर दोज स्टेट्स विच आर लॉक्ड बाय इंडिया। उन्होंने कहा कि जियोग्राफिक कंपल्शन मतलब ऐसा कोई भी प्रिंसली स्टेट जो कि चारों तरफ से भारतीय सीमा से लॉक्ड हो, घिरा हुआ हो, उन्होंने रेकमेंड किया तो उसे भारत के साथ जाना बेहतर हो। और ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि एक ऐसी कंट्री जिसको चारों तरफ से बाउंड्री किसी दूसरे देश से घिरती हो, तो उन्होंने इस पर रेकमेंड किया कि एक जियोग्राफिक कंपल्शन है, इसलिए स्टेट्स को चूज करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 1946 में ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो इंडिया का मैप है, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स और छोटे छोटे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। जैसा मैंने कहा कि 560 समथिंग प्रिंसली स्टेट्स थे और प्रोविंसेस थे। तो ये भारत का आसाम का पार्ट है, ये आसाम का पार्ट है, ये बंगाल है, बिहार है। तो इस तरीके से 1946 में ये पार्ट था ना। अगर आप यहाँ पे देखें कि किस तरीके से अगर विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के हिस्से में क्या गया, तो पाकिस्तान के हिस्से में बलूचिस्तान प्रांत गया, सिंध गया, इधर पंजाब मिला उसको पार्टीशन के बाद। और इसको नॉर्दर्न फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ बांग्लादेश या जिसको ईस्ट बंगाल कहते हैं वो भी पाकिस्तान के हिस्से में गया और भारत के पास रेस्ट ऑफ द पार्ट, जैसा कि मैप में हम जानते हैं। ये पाकिस्तान का वो सारे प्रोविंस का रिप्रेजेंटेशन है। सिंध दिख रहा है आपको, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा जो कि नॉर्दर्न फ्रंटियर प्रोविंस में पड़ता है। और ये गिलगिट बल्तिस्तान वो उस समय का है जब 1947 के बाद जो अक्टूबर में पाकिस्तान ने इलीगली और इंडिया के अकॉर्डिंग उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है, ये वो पोर्शन है। तो बेसिकली ये उनके स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन। हमारा पूरा उद्देश्य जूनागढ़ की हिस्ट्री को जानने का है
उस समय जूनागढ़ में 1947 में जूनागढ़ के नवाब हुआ करते थे, नवाब मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड। एग्जैक्टली 15 अगस्त सन 1947 से पहले इस बात की कोई पूर्व सूचना भारतीय सरकार के पास नहीं थी कि जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ जुड़ना जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। बट अचानक उन्होंने 15 अगस्त सन 1947 को ये कहा कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। वास्तव में जूनागढ़ में जो स्थिति है वो करीब करीब 80% हिंदू और 20% अन्य थे। इस प्रकार से जनता के ये जो निर्णय नवाब साहब ने लिया, इसका जनता के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश था और जनता पूरी तरह से इस बात का विरोध कर रही थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार की तरफ से सेक्रेटरी वीके मेनन आए और उन्होंने महाबत खान जी थर्ड को समझाने का प्रयास किया, या नवाब साहब को समझाने का प्रयास किया कि भारत के साथ एक्सेशन ही हम सबकी भलाई में है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई भी बाउंड्री या जो भी बॉर्डर है वो शेयर नहीं होता जूनागढ़ का, इसलिए उनका पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट एक्सेस डिफिकल्ट हो जाएगा। तब इस पर जूनागढ़ का जो नवाब साहब का स्टेटमेंट था कि हम सी रूट के थ्रू पाकिस्तान से कनेक्ट कर लेंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भारतीय पक्ष ने उनको समझाने का प्रयास किया कि यहाँ पर 80% हिंदू और अन्य हैं, आपके इस निर्णय से जनता के अंदर आक्रोश है और यहाँ पर धार्मिक भावनाएं भड़कने का पूरा मीन्स बहुत सारे चांसेस हैं कि धार्मिक भावनाएं भी भड़क सकती हैं और आने वाले समय में इसका नुकसान हो सकता है। परंतु नवाब मोहम्मद खान जी जो है पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ मिलने पर आमादा थे और वो आमादा थे, चाहते थे कि वो नहीं, उन्हीं के साथ मिलना है मुझे। इस तरह से 15 सितंबर सन 1947 को उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक एक्सेशन साइन किया। जनता के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह था और वहीं पर इनकी जो अन्य रियासतें जिसमें मंगरोल और बाबरीवाद भी था, ये बाबरीवाद और मंगरोल का नियंत्रण जूनागढ़ द्वारा होता था, लेकिन ये रियासतें कभी भी पाकिस्तान के साथ जाना नहीं चाहती थी। अतः उन्होंने भारत के साथ एक्सेशन साइन किया। इस विद्रोह को देखते हुए जूनागढ़ के नवाब ने मंगरोल और बाबरीवाद में अपनी सेनाएं भेजने का प्रयास किया। चूंकि मंगरोल और बाबरीवाद का भारत के साथ एक्सेशन हो चुका था, अतः इन दोनों रियासतों ने भारतीय सरकार से मदद मांगने का प्रयास किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरदार पटेल ने भारतीय सेना लगाने की बात कही, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भारतीय सेना लगाना उचित नहीं होगा। अतः पूरी तरह से उस समय भारतीय सेना जूनागढ़ की बाउंड्री के पास पहुंची। उन्होंने जो भारतीय सेना जूनागढ़ की बाउंड्री में एंटर नहीं की, परंतु उन्होंने बाहर बाहर बाउंड्री पे आ गए थे भारतीय सेना और उन्होंने जूनागढ़ को पूरी तरह से सप्लाई चेन को ब्रेक कर दिया था कि अब सप्लाई चेन उनको नहीं मेंटेन हो पा रही थी। जो भी रसद व्यवस्था है और खाने जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गई थी। इस तरीके से बाहर भारतीय सेना का दबाव देख रहे थे और अंदर जनता का भयंकर आक्रोश था और ये इस निर्णय से पूरी तरह जनता के अंदर विद्रोह पैदा हो चुका था। और इस प्रकार उसी समय एक और नेतृत्व उभरा जो नवाब के विरोध में। उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जो कि अस्थायी थी। संभल गांधी उन्होंने भी एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की। इस प्रकार नवाब के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं था कि वो अब कुछ कर पाए। इस तरीके से उन्होंने 25 अक्टूबर सन 47 को पाकिस्तान जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अतः जहाज के द्वारा वो जो भी सामान और सोना ले जा सकते थे, उनके साथ उनके बेगम, उनका पूरा परिवार सहित वो पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गए, या सीधी भाषा में कहें तो भाग गए। परंतु इनके दीवान थे नवाज भुट्टो, जिसको अभी हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं, बेनजीर भुट्टो के पिता और बेनजीर भुट्टो के दादाजी और जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता। एग्जैक्टली वो नवाब महाबत खान जी तृतीय के दरबार में एक दीवान थे। दीवान मतलब पैरेलल टू चीफ मिनिस्टर। अतः जब वो अकेले रहे तब उन्हें लगा कि बाहर तो भारतीय जनता का आक्रोश है, बाहर भारतीय सेना है। उनको कहीं से भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब शासन व्यवस्था को चलाने की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सकती है।
इस प्रकार उन्होंने पाकिस्तान से भी मदद मांगने का प्रयास किया। पाकिस्तान से नवाज भुट्टो ने भी मांगने का प्रयास किया, परंतु पाकिस्तान से कोई मदद मिलती ना देख करके असहाय होने की स्थिति में उन्होंने सौराष्ट्र के कमिश्नर को एक लेटर लिखा कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और व्यवस्था को पूरी तरह आप लोग संभाल लें। और इस बात को ध्यान में रखते हुए सौराष्ट्र की जो सरकार थी और भारतीय सरकार, वहां पर उन्होंने सौराष्ट्र की सरकार ने इस बात का सम्मान करते हुए वो ग्रहण कर लिया इस तरीके से। परंतु सरदार पटेल इस तरह आने वाले इतिहास के लिए वो किसी भी तरह से इसको और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः उन्होंने प्लेबिसाइट करवाया और जस्ट जाने के बाद एक प्लेबिसाइट हुआ और प्लेबिसाइट में पूरी तरह से 1,90,870 लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया, जबकि मात्र केवल 91 ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान जाने का पक्ष रखा। तो वास्तव में अगर आप यहाँ देखें तो पूरी प्रक्रिया के दौरान जो एनेक्सेशन का प्रोसेस हुआ है, ये पूरी तरह से सम्मानजनक ढंग से हुआ है। नवाब भाग चुके थे यहाँ से, बुरी तरह से उन्होंने जनता को अकेला छोड़ दिया। अतः भारतीय सरकार ने मदद के तौर पर ये चीज की। इस पूरी व्यवस्था या पूरे एनेक्सेशन के पीछे पूरा नेतृत्व था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और उनकी प्रबुद्ध और नेतृत्व क्षमता की वजह से भारत में जूनागढ़ का एनेक्सेशन हो पाया। और ये एक पक्ष है जिसको मैंने रखा, और ये जूनागढ़ से रिलेटेड हिस्ट्री है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग।